जी, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्री रेडिकल हम पढ़ रहे थे। हमने कहा कि होमोलिटिक फिशन की वजह से ये बनता है जिसमें दरमियान से बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर। होमोलिटिक फिशन सनलाइट की मौजूदगी में होती है। इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर में होंगे जहाँ पे हवा ज़्यादा है। एक हाइड्रोलिटिक फिजन भी होती है। हाइड्रोलिटिक फिजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर चले जाते हैं, तो एक आयन बन जाता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इसमें आयन्स बनते हैं, तो उसके नतीजे में आयन्स बनते हैं और होमोलिटिक के नतीजे में आपको फ्री रेडिकल मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कि एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड, सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। बैलेंस शेल में भी वो वाला इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली बाउंड है, तो बैलेंस शेल की जगह ये लिखें, फ्रॉम बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। एटम होना चाहिए गैशियस। पढ़ा था आपने बोन एबर साइकिल में, पहले हम उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। यूनिट इसका किलो जॉल पर मोल होता है। ग्रुप में क्या ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होती है। वजह क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, तो न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है, तो कम एनर्जी देंगे, निकल जाए। पीरियड में ये इंक्रीज होती है, ये सारी वजह उल्ट हो जाएंगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अब देखते हैं एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप आएँ तो लिथियम है फर्स्ट ग्रुप का 1A, फिर 2A, 3A, 4A, 5A। तो अगर मैं कहूँ 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड सो ऑन। तो अगर हम पीरियड का ट्रेंड फॉलो करें, सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, इसकी, और सबसे कम इसकी। मतलब इधर कोई इंक्रीजिंग होनी चाहिए, सबका साइन ऐसे होना चाहिए। लेकिन दो एक्सेप्शनल केस हैं, ये 2A और 3A उल्ट है, 3A की कम होती है 2A से। इसी तरह 5A और 6A, 5A की कम होती है, ज़्यादा होती है 6A से। मतलब 1A में लिथियम है, बेरिलियम है, फिर बोरोन, आगे चलते जाओ इस तरह। तो बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, लेकिन उल्टा है। इसी तरह ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, लेकिन उल्टा है। इसी तरह Mg और Al है। तो ये तीन तरह के सवाल बन सकते हैं। वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2A इज ग्रेटर दैन 3A, वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5A इज ग्रेटर दैन 6A, या वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर दैन बोरोन, मैग्नीशियम इज ग्रेटर दैन एल्यूमिनियम, या नाइट्रोजन इज ग्रेटर दैन ऑक्सीजन, या फास्फोरस इज ग्रेटर दैन सल्फर। तो ये 6 सवाल बन सकते हैं, सबका आंसर सेम है। कैसे इसको करना है वो देखते हैं। जैसे आपके पास ये बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2। पहला शेल है K, दूसरा ये सारा L। L में 2s में इलेक्ट्रॉन है Px Py Pg खाली है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड है। 7 बोरोन है था 3A का 5 इलेक्ट्रॉन है। 2px, P में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है पार्शली फील्ड। अब बताओ, फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है पार्शली फील्ड से, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो इस वजह से बेरिलियम की ज़्यादा बोरोन से, इस वजह से 2A वालों की ज़्यादा होती है 3A वालों से, क्योंकि उनके अंदर फुल फील्ड s ऑर्बिटल होता है, और 3A वालों के अंदर पार्शली फील्ड p ऑर्बिटल होता है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ये बनेगा, P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन है, P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, पार्शली फील्ड। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शली फील्ड। इसका मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बच्चे अब देखो 2 और 3 की रीज़न क्या है, उसमें फुल फील्ड S है और पार्शली फील्ड P है, इसमें हाफ फील्ड P है और पार्शली फील्ड P है। बच्चे मिक्स कर जाते हैं, बच्चे इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। तो ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा अपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मैंने कर दिया, आपने नीचे फास्फोरस और सल्फर का करना है, इधर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का करना है आपने, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के। अच्छा, ये न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस समझ लें। न्यूक्लियर चार्ज सिंपली एटॉमिक नंबर को कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस को। ये दोनों तरफ इंक्रीज होता है, पीरियड में भी ग्रुप में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट। इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब पीरियड में ये इंक्रीज करता है क्योंकि उसमें शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन ये बढ़ता है, तो ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। ग्रुप में एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ता है, ज़्यादा ये बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, तो ओवरऑल आंसर इसका माइनस में आएगा। तो ग्रुप में ये डिक्रीज़ करता है और पीरियड में ये इंक्रीज़ करता है। और याद रखें, जितना जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। तो ग्रुप के अंदर वो फोर्स वीक हो जाती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। पीरियड के अंदर वो बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा जी, अब आयनाइजेशन एनर्जी में हाउ कैन यू डिड्यूस द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल बाय यूजिंग आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं कहूँ कि अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बता दूँ किसी एलिमेंट की, तो आप कैसे बताएंगे कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। तो सबसे पहले तो आप ट्रेंड से बता सकते हैं। आपको पता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनाइजेशन एनर्जी, आपको नहीं पता वो कहाँ पे है, लेकिन आप अंदाज़ा ये बता सकते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में टॉप राइट कॉर्नर पे होगा।
उस साइड पे होगा, क्योंकि उधर वो वाले एलिमेंट है जिनकी ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी बहुत कम है, तो आप कहेंगे वो टॉप लेफ्ट को टॉप डाउन टॉप कॉर्नर पे होगा, डाउन कॉर्नर पे होगा लेफ्ट पे, क्योंकि वहाँ पे वो वाले एलिमेंट है। अगर ये पीरियोडिक टेबल है पूरा, तो ज़्यादा वाला इधर होंगे, कम वाले इधर या नीचे होंगे। ठीक है। फिर पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसकी एक या एनर्जी वैल्यूज़ है तो आप कहेंगे वो पहले का है। दो सेकंड ग्रुप वालों की दो आयनेशन एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है फिर दूसरा निकलता है। तीन है तो थर्ड ग्रुप का। तो आप ये भी बता सकते हैं वैल्यूज़ कितनी है उसकी, 1 है, 2 है, 3 है, तो इससे पता लग जाएगा कि ग्रुप नंबर कौन सा है। फिर वैल्यूज़ को कंपेयर करें बाकी एलिमेंट से। जैसे एक एलिमेंट एक्स है आपके पास, उसकी कितनी वैल्यू है, आप ढूंढना चाह रहे हैं वो किधर है। तो आपने देखा कि इससे कम पीरियोडिक टेबल में 100 है, 1000 है, और इससे ज़्यादा 1512 है, 1520। जो कम है वो सल्फर की, जो ज़्यादा आर्गोन की है। तो इन दोनों के बीच में एलिमेंट होगा, इन दोनों के बीच में क्लोरीन होता है, ये उसकी वैल्यू है। तो ये 3 तरीके हैं। ट्रेंड से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कहाँ पे होगा, वैल्यूज़ के नंबर से आप ये अंदाज़ा लगाएंगे वो किस ग्रुप में होगा, और वैल्यू से और दो एलिमेंट से कंपेयर करके आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिड्यूस ऑक्सीजन स्टेट या वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बाय यूजिंग आयनाइजेशन एनर्जी डाटा। जैसे सोडियम है, सोडियम हमेशा +1 में होता है, क्यों +2 में नहीं होता, आप आयनाइजेशन एनर्जी से पता लगा सकते हैं। सोडियम मेरे पास गैशियस में, अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं दूसरा निकालूं तो कितनी होगी, तो इसका ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए, तकरीबन 1000 होनी चाहिए। लेकिन जब इसका 200 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो तकरीबन जो हमारा अंदाज़ा उससे 5 गुना ज़्यादा वैल्यू निकली है। इसका मतलब है यहाँ से ये पता लगा कि पहला इलेक्ट्रॉन तो इसने निकाला, दूसरा ये निकालना नहीं चाह रहा। तो अगर कहीं पे दो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाए, आप समझे कि वो वहीं पर रुक जाएगा, वो वैल्यू इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। तो सोडियम पहला इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, दूसरा नहीं निकालेगा, इसलिए +1 में होगा, +2 में नहीं हो सकता। वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल हो जाता है। फिर इधर देखो, मैग्नीशियम जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालता है तो +738, दूसरा निकालने के लिए तकरीबन 1500, और देखो उतनी हो रही है। इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तकरीबन इसका ट्रिपल, यानी कि 2200-2300, लेकिन 773। अब सेकंड और थर्ड में गैप बहुत ज़्यादा आ गया, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, तीसरा नहीं निकालेगा। तो मैग्नीशियम हमेशा +2 तक जा सकता है, +3 में नहीं आ सकता। तो देखो आपको ये पता लग गया कि सोडियम +1 में क्यों रहता है और मैग्नीशियम +2 में क्यों रहता है। आयनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंस से पता लग गया आपको। जहाँ पे दो वैल्यूज में डिफरेंस ज़्यादा आया, समझ लो वो वैल्यू नहीं होगी, उससे ऊपर तक रुक जाएगा काम। लास्ट पे है जी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है जिससे हम ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं। हमारे सिलेबस में मैस टू चार्ज रेशियो ये वाले हैं, हम इस पे देखेंगे। इसका जो प्रिंसिपल है, ये 3 स्टेप पे है। इसका प्रिंसिपल जो फॉलो हम करते हैं, आयनाइजेशन ऑफ सैंपल, मैस एनालिसिस एंड डिटेक्शन, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें 3 स्टेप फॉलो होते हैं। अब इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग साथ साथ मैं आपको डायग्राम भी देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे आयनाइजेशन ऑफ सैंपल। ये एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, यहाँ से सैंपल इन करेंगे। ये जो इतना चैम्बर है ना, ये इतना, ये है आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें शुरू पे लगा होता है हीटिंग फिलामेंट। आप सैंपल इन करते हैं, वो इसको हीट करके क्या करता है, गैस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आयोनाइज करने के लिए वो गैस में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो गैस में जाएगा, फिर जब जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, नीचे से आप एक इलेक्ट्रॉन गन मारते हैं, वो क्या करती है, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड कराती है। अब यहाँ पे सैंपल है, उसके अंदर की ये एटम है, ये वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। जब यहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसको टकराएगा, वो इसको निकाल के बाहर ले जाएगा। जब इसको निकाल के बाहर ले जाएगा, ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, कैटाइन नहीं बन जाएगी। इस तरह ये सारा सैंपल आयोनाइज होगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन गन। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो देखो, आयोनाइजेशन सैंपल इज फर्स्ट आयोनाइज बाय 3 मेथड। ये जो गन है 3 तरह से यूज़ हो सकती है। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, जिसमें सिंपली ये गन से तेज़ मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन, और ज़्यादा तेज़ निकलते हैं। ये ऐसे सैंपल के लिए यूज़ होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ी और स्पीड बढ़ा देते हैं। फिर है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डेपोजिशन आयनाइजेशन। ये बहुत कॉम्प्लेक्स के लिए हैं, वो जो हमारे सिलेबस में नहीं है। बहुत बड़ा कंपाउंड है, उसको अगर आपने आयनाइज करना है तो आप फिर लेज़र यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छी आयनाइजेशन करती है। तो ये 3 मेथड है। बिफोर आयनाइजेशन सैंपल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस। इस वजह से हमने क्या लगाया, हीटिंग फिलामेंट। आगे चलते हैं। अब सैंपल आपका जो यहाँ पे है वो क्या बन चुका है, आइंस, कैटाइंस। अब आप लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, ये प्लेट्स हैं। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पहले हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगी। जब ये इसके दरमियान में यहाँ पे पहुँचेगा ना सैंपल, फिर हम इसको रिवर्स कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव। अब ये इसको धक्का लगाएगी, ये खींचेगी। तो कहने का मतलब ये सैंपल यहाँ से आगे मूव करने में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये करती है सैंपल को एक्सेलरेट। फिर ये सैंपल जब यहाँ पे पहुँचा, आगे आपने लगा दी मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज स्पीशी आ जाए, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे
साउथ पोल, इस पे प्लस चार्ज गुजरे तो उस पर फोर्स लगती है, या वो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, जिसको आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। तो जैसे चार्ज स्पीशीज इसके अंदर आएगी, अब आपने जो सैंपल डाला है, फॉर एग्जांपल आपने वो सैंपल डाला है क्लोरीन का। अब क्लोरीन का आपको पता है क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 37 होता है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन पहुंचा है क्लोरीन +1 ये है, क्लोरीन +1 ये है, इस पे एक का मैस 37 है, एक का मैस 35 है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेपरेट करेगी मैस टू चार्ज बेस पे, दो गए, अब दोनों पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब एक हल्का है एक वजनी है, ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगी, हल्के पे, तो हल्के वाला पहले आके गिरेगा और वजनी वाला थोड़ा दूर जाके गिरेगा। जो हल्के वाला है उसका रेडियस कम होगा, जो वजनी वाला उसका रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है Fc=mv²/r, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जिसका मैस ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, जिसका मैस कम उसका रेडियस कम। तो इस बेस पे मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट कर देगी मैस टू चार्ज रेशियो। एंड पे डिटेक्टर लगा हुआ होगा, जो पहले गिरेगा डिटेक्टर में उसकी पीक पहले आएगी, जो बाद में गिरेगा उसकी बाद में आएगी, जो ज़्यादा गिरेगा उसकी पीक लंबी होगी, जो कम गिरेगा उसकी पीक कम होगी। तो इस तरह का एक ग्राफ आपको मिलेगा जिसके वाई एक्सिस में इंटेंसिटी होगी, एक्स एक्सिस पे मैस टू चार्ज रेशियो। मैस टू चार्ज रेशियो बताएगी कि उसका एटॉमिक नंबर 35 है कि 37 है, और उसकी लेंथ बताएगी कि ज़्यादा कौन से वाला है, अबंडेंस किसकी ज़्यादा है। तो इस तरह ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर वर्क करता है। अब इसी को हम पढ़ते हैं। आयन सेपरेशन में क्या होगा, मैस टू चार्ज रेशियो में सेपरेशन होगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा एक्सेलरेट, मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैस टू चार्ज रेशियो पे सेपरेट कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आयंस विल फॉल ऑन डिटेक्टर एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम्स ड्यू टू डिफरेंट मैस टू चार्ज रेशियो। कोई पहले गिरेगा, कोई बाद में गिरेगा, कुछ ज़्यादा गिरेगा, कोई कम गिरेगा। एंड पे डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में क्या होता है, वाई एक्सिस नंबर ऑफ पीक्स आपको बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ आइसोटोप हैं। 2 पीक्स है तो मतलब 2 हैं, जैसे क्लोरीन है तो 35 और 37 की 2 पीक आएंगी। कार्बन है तो कार्बन 12, 13, 14 3 पीक आएंगी। ठीक है, तो हाइट बताएगी आपको ज़्यादा कौन है। अगर कार्बन का देखें, कार्बन 12 ज़्यादा होता है, उसकी पीक लंबी होगी, कार्बन 13 की थोड़ी, कार्बन 14 की बहुत कम होगी। क्लोरीन 35 75% होता है, क्लोरीन 37 30 सॉरी क्लोरीन 35 हाँ 75% होता है, और क्लोरीन 37 25, तो उसकी पीक लंबी होगी 35 की, उसकी कम होगी। तो इस तरह आपको एंड पे ग्राफ आएगा। इस ग्राफ को यूज़ करके हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। ये सारी इसकी एप्लीकेशन है, रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करना, क्वांटिफाइंग अननोन कंपाउंड्स। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड करना है, इस ग्राफ को देखते हुए मास नंबर मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस। मास नंबर कहाँ से आएगा, ये मास टू चार्ज रेशियो से, वाई एक्स एक्सिस से। रिलेटिव अबंडेंस कहाँ से आएगी, वाई एक्सिस, जो इंटेंसिटी है। जितनी भी पीक्स होंगी सबका ये मल्टीप्लाई करके जमा कर देंगे। जैसे ये मैंने बनाया है क्लोरीन का, पहली पीक 35 की है, दूसरी 37 की। ये जो पहली पीक है इसकी मैंने यहाँ से देखी वैल्यू कितनी है, 75.67, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 75.67। इसकी पीक 37 और कितनी वैल्यू है 24, वैल्यू पुट करो, 100 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आता है वो आता है 35.5। और इतना ही हम पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का। ठीक है, तो AMU इसका यूनिट होता है। इस तरह आपने बाकी भी निकालना है। ये तो हो गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लॉन्ग क्वेश्चन है, पिछले साल बोर्ड के पेपर में यही आया था। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, और वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स और नॉन मेटल्स यानी कि इंसुलेटर के इन बिटवीन होती है। फोर्थ ग्रुप में होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसकी मेन एग्जांपल है। टेट्रावैलेंट है, इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन 14 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये पहला शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो टेट्रावैलेंट। अब स्टार्ट करने से पहले एनर्जी बैंड थ्योरी है। ये वो थ्योरी है जो मेटल्स को या कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को आपस में डिफरेंशिएट करती है। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 2 बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वो होता है जिसकी एनर्जी लो होती है, कंडक्शन बैंड वो जिसकी एनर्जी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड के अंदर होंगे तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, कंडक्शन बैंड के अंदर होंगे तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाना मुश्किल है। जब यहाँ से यहाँ जाना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के अंदर रहेंगे। जब बैलेंस बैंड के अंदर रहेंगे वो मूव ही नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर जो कंडक्टर होते हैं उनमें बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में एनर्जी डिफरेंस ही नहीं होता। यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली घूम सकते हैं, तो इस वजह से वो कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर्स में ये स्मॉल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा भी सकते, नहीं भी जा सकते। एनर्जी मिलेगी तो चले जाएंगे, नहीं गए तो कभी वो इंसुलेटर होंगे, कभी वो कंडक्टर होंगे। इसको कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। इससे आपको पता लगेगा कि चीज़ कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। अब आगे है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक।
इंट्रिंसिक वो है जो प्योर फॉर्म में होते हैं, एक्सट्रिंसिक वो है जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म, ये इम्प्योर कौन से होते हैं? एन टाइप, पी टाइप। अब अगला सवाल ये है कि एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं। जब हम प्योर के अंदर इम्प्योरिटी डाल देते हैं कोई, तब ये एन टाइप और पी टाइप बनते हैं। अब ये इम्प्योरिटी किस तरह की होती है? इम्प्योरिटी का दूसरा नाम होता है डोपेंट। अब सेमीकंडक्टर खुद क्या है? टेट्रावैलेंट। इनके अंदर इम्प्योरिटी या ट्राइवैलेंट होती है या पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट मतलब थर्ड ग्रुप वाले, बोरॉन और एल्यूमिनियम। पेंटावैलेंट मतलब फिफ्थ ग्रुप वाले, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अब अगर ये इम्प्योरिटी मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर डाल दूं तो वो क्या बन जाएंगे? एन टाइप या पी टाइप। तो इम्प्योरिटी का इसमें ऐड करना, दिस इज कॉल्ड डॉपिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू एक्सट्रिंसिक बाय एडिंग अ डोपेंट, यानी कि इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डॉपिंग। ठीक है, जैसे अगर मैं सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डाल दूं तो वो बन जाता है पी टाइप। अगर पेंटावैलेंट डाल दूं तो वो बन जाएगा एन टाइप। मतलब मैं सिलिकॉन लूं, उसके अंदर अगर मैं बोरॉन डाल दूं तो ये बन जाएगा, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन डाल दूं तो ये बन जाएगा। अब जो पी टाइप है, ये ऐसे मटेरियल जिनके अंदर होल्स ज़्यादा होते हैं, और एन टाइप वो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये देखो, ये मेरे पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन के ये वाला सिलिकॉन है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, इसके आखिरी शेल में भी 4 हैं, 1 2 3 4। इसके भी 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो मैंने मोटा सा बनाया ये बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सिलिकॉन का, एक वाले नीचे वाले सिलिकॉन के। अब इसमें सिलिकॉन के अलावा आपको और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब मैंने डॉपिंग की, इसकी डॉपिंग, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। अब इस सिलिकॉन की जगह बोरॉन आ गया। अब बोरॉन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ। इधर ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन बोरॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं है, होल नहीं बन गया। अब फर्स्ट करो, इस पूरे पेज पे सारे सिलिकॉन है, 3 4 बोरॉन है, जहाँ जहाँ पे बोरॉन होगा वहाँ वहाँ पे होल होगा। ठीक है, इस ऐसे मटेरियल को कहते हैं पी टाइप मटेरियल। अगर मैं डाल दूँ इसके अंदर, इसकी डॉपिंग कर दूँ पेंटावैलेंट से, नाइट्रोजन डाल दूँ या फास्फोरस डाल दूँ। अब देखो, फास्फोरस के अक्षर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 4। 4 ने बॉन्ड बना दिया, 5वां पड़ा हुआ है साइड पे, तो ये फ्री है, ये घूम सकता है, ऐसे को एन टाइप कहते हैं। अब देखो, ये जो सेमीकंडक्टर है ये कभी कंडक्टर है कभी नहीं, ये दोनों कंडक्टर बन गए। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर सकता है। इसके अंदर कहीं से इलेक्ट्रॉन आके फिट हो सकता है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल हो गई है। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं, जो इंट्रिंसिक से बने हैं, वो क्या बन गए हैं? वो बन गए हैं कंडक्टर। ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये खुद क्या था? सेमीकंडक्टर। इस वजह से हम डॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप, पी टाइप, डिफरेंस बिटवीन trivalent and purity and pentavalent impurity, difference between intrinsic and extrinsic semiconductors, how metal, non-metal and insulators are semiconductors are differentiated। ठीक है, ये इनके मॉडल यूजेस है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, रिमोट, टीवी, एलसीडी, सोलर पैनल, वॉचेस, कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। ठीक है, कोशिश मैंने की ये सारी चीज़ें जल्दी कवर कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे इंशाल्लाह।